नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुनिया के 60 देशों पर लगाए गए टैरिफ के चलते शेयर बाजारों में जबरदस्त उथल पुथल का माहौल है। सोमवार को एशिया के शेयर बाजारों में तो जबरदस्त गिरावट देखने को मिली ही भारत के शेयर मार्केट पर भी इसका असर हुआ। बाजारों में हो रहे इस जबरदस्त हाहाकार के बीच ये चिंता जताई जा रही है कि इसका भारत पर कितना असर होगा। सवाल ये भी है कि भारत को ट्रंप के टैरिफ के इस दबाव से कैसे निपटना चाहिए, देश की इकोनॉमी और जीडीपी पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, आपको अपनी रिपोर्ट पे दिखाएंगे। लेकिन एक बात बहुत खास है जिसको समझने की जरूरत है और वो यही है कि देखिए कुछ ऐसे सवाल हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत को ट्रंप के टैरिफ के दबाव से कैसे निपटना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी प्रतिक्रिया अब तक देखने को नहीं मिली। क्या भारत को अपनी घरेलू नीतियों की रक्षा करनी चाहिए या फिर बाहरी दबाव का इस्तेमाल कर अपनी नीतियों को अमेरिका की इच्छा के हिसाब से बनाना चाहिए? ये वो सवाल हैं जो अमेरिका द्वारा 26% टैरिफ लगाने के बाद भारत के सामने किसी चुनौती से कम नहीं है और जाहिर है इसका आर्थिक वृद्धि पर असर भी पड़ेगा। टैरिफ की वजह से वैश्विक व्यापार में देखिए मुश्किलें आएंगी, शेयर बाजारों में गिरावट आएगी और जो एक बड़ी गिरावट देखी गई वो हमारे और आपके सामने है। कई कंपनियों के मुनाफे और इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, वो भी आपको बताते चले कि भारत के मामले में अगर डॉलर 26% मजबूत होता है, यानी रुपया 85 से 108 प्रति डॉलर हो जाता है, तो अमेरिकी कंज्यूमर को भारतीय सामानों के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। लेकिन इसका असर भारत पर होगा जहां रुपया कमजोर हो जाएगा। अब देखिए, लोगों की सामान खरीदने की ताकत भी घटेगी, रुपए के कमजोर होने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, भारत में घरेलू मुद्रास्फीति यानी महंगाई भी बढ़ेगी और अगर रुपया 85 पर बना रहता है तो अमेरिकी नागरिकों को भारत से आयात पर 26% अधिक कीमत चुकानी होगी। इन सब के बीच में एक बात और है, देखिए, और इसी तरह से यदि हम आयात होने वाले सामान की कीमतें टैरिफ के स्तर तक बढ़ जाएंगी, अमेरिका में मुद्रास्फीति के हालात बनेंगे और महंगाई बढ़ेगी, तो इस ट्रेड वॉर को दुनिया भर में काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है। भारत पर इसका गंभीर असर होगा। देखिए, क्योंकि हम किस अर्थव्यवस्था को अभी वर्तमान में है, वर्तमान में हमारी जीडीपी क्या कहती है, तो वर्तमान में भारत की जो जीडीपी 2025 की बात यदि हम करें तो 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो पिछले दशक में 105% की वृद्धि भी दर्शाता है। और ट्रंप के टैरिफ से भारत की जीडीपी पर 0.1 से लेके 0.6% तक का असर पड़ सकता है, जो कहीं ना कहीं प्रभावित भी करेगा, इफेक्ट डालेगा। हम इसको कह नहीं सकते हैं, एक साइड नहीं कर सकते कि इसका प्रभाव नहीं होगा। जाहिर तौर पर व्यापार पर यह निर्भर करता है, जीडीपी को चोट पहुंचा सकता है। यूएस टैरिफ से आईटी और केमिकल सेक्टर में बिकवाली देखी गई है, काफी इफेक्ट हुआ है आईटी सेक्टर। तो भारत को हाई टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसे चीन के 34% अधिक टैरिफ से लाभ मिल सकता है, जो 9 अप्रैल से लागू होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा टैरिफ है, इसकी भारत पर एक कितनी इकोनॉमी के रूप में हम इसको कितना ज्यादा देखें, कितना प्रभावित देखें। शेयर मार्केट में इंपैक्ट दिख गया। अभी आप देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम कल से बढ़ रहे हैं, एक्साइज बढ़ा दी गई है, वो भी एक फैक्टर है। गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। तो ये वो चीजें हैं जो एक एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखना तो शुरू हो गया है। लेकिन भारत के साथ साथ कुछ फर्क अमेरिका को भी तो पड़ेगा, लेकिन हमें अमेरिका को नहीं। उनकी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है, भारत की पॉलिसी भारत और इंडिया फर्स्ट होगी, तो हमें उसके लिए बात करने की जरूरत है। आज तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं विनीत राठौर। विनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीष अग्रवाल। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? करेक्ट, सुन पा रहा हूं। हाँ, अनुपम जी, हम जब इस टैरिफ की बात आई थी, जब 26% टैरिफ लगाया गया था, तब भी हम चर्चा में थे। आज वाकई में एक बड़ा प्रभाव शेयर मार्केट में दिखा। मुझे लगता है सिर्फ शेयर मार्केट में तो एक बड़ी गिरावट देखी गई है, इससे भारत कैसे निपटेगा ये भी है। लेकिन ये बात सच है, बहुत सारे लोग इस चीज को कह रहे थे कि सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका हो जाएगा, भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर मुझे लगता है यदि 0.1 से 0.6% तक का यदि एक अनुमान जो एक्सपर्ट लगा रहे हैं कि उसकी दृष्टि से हमारी जीडीपी पर फर्क पड़ सकता है,
तो मुख्यतः उसमें व्यापार आएगा ही आएगा। इसको कितना हम अपने लिए नुकसान समझें, भारत को कितना समझना पड़ेगा, सरकार को किस तरह के स्टैंड लेने हो सकते हैं, किस तरह से आप मानते हैं? देखिए राखी जी, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अमेरिका में जो उथल पुथल मची है, और हमको ये समझना पड़ेगा कि ये उथल पुथल अमेरिका में नहीं मची है, ये पूरी दुनिया मची हुई। और इसके पीछे पुख्ता कारण है, क्योंकि अब हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। अब हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है। कोई भी देश ये नहीं कह सकता है कि वो दुनिया से कटा हुआ है। सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और अमेरिका, जो कि एक अकेला सरमाएदार था पूरी दुनिया का, एक ध्रुवीय विश्व का जो एक थानेदार था, उस थानेदार ने एक ऐसी नीति छेड़ दी है जिससे कि अब हमको लगने लगा कि अपने बारे में सोचना चाहिए। ग्लोबल विलेज वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके ऑब्सोलीट होता जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और उसके पीछे पुख्ता कारण है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो अमेरिका के थ्रू पूरे विश्व में घूम रही थी, उस अर्थव्यवस्था के अंदर आज भूचाल मचा हुआ है। हमारे यहाँ तो सेंसेक्स 4% डाउन हुआ है, लेकिन आप देखें, जापान हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे ताइवान हो, या फिर कोरिया हो, हर जगह 6 से लेकर 10% तक गिरावट एक दिन में, 1 घंटे के अंदर शेयर मार्केट्स में आई हुई है। और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। और अमेरिका में चूंकि अब दिन होने वाला है, तो अभी जब आप नेक्स्ट वर्किंग डे वहां पर देखेंगे, हमारे यहाँ रात होगी, तो उस समय मुझे लगता है कि वहां पर भी एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये साफ है कि एक ये वैश्विक असर है, और इस असर के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। ये कह देना कि इससे हमें फायदा होगा, ये बहुत जल्दबाजी वाला बयान होगा, मैं ये समझता हूं। अगर जिम्मेदारी से बात करें तो आज की तारीख में अमेरिका ने दुनिया को कोई चीज दी हो चाहे ना दी हो, लेकिन एक चीज जरूर दी है, वो है इन्फ्लेशन। और जब अमेरिका में इन्फ्लेशन आ रहा है, सबको पता है मंदी की आहट अमेरिका में सुनाई दे रही है। यही वो कारण है कि तमाम अमेरिकी नागरिक आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। जब अमेरिका में महंगाई की आहट सुनाई दे रही, तो उसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा, हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा। और अब हम अलग थलग नहीं रह सकते, हमको पॉलिसी लेवल पर बहुत ज्यादा कोर्स करेक्शन करने पड़ेंगे। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जैसा कहा जा रहा था, हम लोग पिछले डिबेट में बैठे हुए थे, और एक बात निकल कर आई थी, शायद इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शायद अब ग्रो करना शुरू कर देगा। लेकिन वो ग्रो करना तब शुरू करेगा जब हम सरकारी स्तर पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरा इशारा जीएसटी की तरफ है, मेरा इशारा टैक्स स्लैब्स की तरफ है। आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर निश्चित तौर पर मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, उसके ऊपर सरकारें काम भी कर रही हैं। लेकिन आज भी अगर आप देखें कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना एक स्टार्टअप शुरू करता है या कोई बिजनेस यूनिट लगाता है, तो उसको बहुत सारे कागजी कार्रवाइयां, कानूनी कार्रवाइयां, बहुत सारी चीजों में पढ़ना पड़ता है। भले ही आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी अड़चने हैं, उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। टैक्स कम से कम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नए स्टार्टअप्स को हमको ढील देनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा पाएंगे, तभी वो प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो एक पॉलिसी लेवल पर हमको बहुत ज्यादा करेक्शन की आवश्यकता है। और दूसरी चीज ये है कि हम ये ना सोचें कि दूसरे देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। हमको अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए, हम कहां पिछड़ सकते हैं। आज की परिस्थितियों में निश्चित तौर पर चाइना ने भी रिवर्स टैक्स लगा दिया अमेरिका के ऊपर, इसके भी हमारे ऊपर असर पड़ेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि चूंकि अमेरिका ने अपने दरवाजे सबके लिए बंद करने शुरू कर दिए हैं, तो वो सारा व्यापार जो अमेरिका की तरफ जा रहा था, वो शायद अब हिंदुस्तान की तरफ आएगा। इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा जो डेफिसिट था वो पॉजिटिव में था। आप देखें, अमेरिका उन गिने चुने देशों में एक है जिनमें से हम व्यापार में फायदा उठाते थे। अब वो दरवाजा ही बंद हो गया, यानी कि हमको नुकसान तो होना ही है। और इसी नुकसान को हमें अर्थशास्त्रियों को इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा गहन अध्ययन की आवश्यकता है। और उसके बाद ही हमको ये समझ में आएगा कि हमको क्या करना है और किस लेवल पर हमको पॉलिसी के ऊपर जाना है। क्योंकि देखिए, सिर्फ बातें करने से नहीं होने वाला, ये बहुत बड़ी समस्या। और अगर मैं कहूं, एक विदेश मामले के जानकार के तौर पर अगर मैं कहूं, तो इस समय आर्थिक एनार्की लगा दी है पूरे विश्व के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने। और एनार्की का माहौल है, यानी कि हर तरफ हताशा का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। चंद घंटों के अंदर एक ही शेयर मार्केट से, भारत के शेयर मार्केट से 19 लाख करोड़ रुपए निकल जाने का मतलब है कि ये कुछ लोगों को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाया गया है। तो अब इस नुकसान की भरपाई हमारा देश ही करेगा, हम ही करेंगे, हमारी सरकार ही करेगी। अब पॉलिसी लेवल पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता हो गई। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। विनीत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। विनीत जी, टैरिफ पर हमने पहले भी बात की थी, लेकिन उस वक्त पे जो एक अनुमान लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इफेक्ट होगा, बट चीजें बैलेंस होंगी, भारत में प्रभाव होगा तो अमेरिका में भी होगा। लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो दिखा, और शेयर बाजार की, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट है उसके, ये जो पूरा एकदम से डाउन हुआ है, ये कैसे आएगा सर? क्योंकि ठीक है, अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन इस तरह की गिरावट, इस तरह की चीजें एक चिंता का विषय है हमारे भारत के लिए।
डेफिनेटली इशू है, लेकिन जैसा सर ने अभी बताया, अनुपम जी ने, कि हम लोग सारे के सारे अब इंटरलिंक्ड है मार्केट। सारी किसी भी कंट्री के ऊपर कुछ भी आपदा आएगी तो हमारे ऊपर भी आएगी आएगी। तो वहाँ उनके ऊपर अगर 100% का फर्क पड़ रहा है तो हमारे ऊपर कहीं पे 60-70% जरूर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड अमेरिका एक बहुत बड़ी स्टेट है, डेवलप्ड नेशन है, तो वहां से तो हमारे पास में बहुत अच्छा व्यापार होता ही है। खैर चाइना का भी तो अच्छा व्यापार है वहां पे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज को इम्पैक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वहां पे हैम्पर होगा ही होगा, कुछ भी करके ही। और इनफैक्ट अमेरिका को ज्यादा पड़ेगा और हमें थोड़ा कम पड़ेगा, जैसे कल की भी हमारी चर्चा में और आज सुबह की भी चर्चा में यही बात हुई थी। लेकिन अब ये कि वहां पे अगर आप देखा जाए तो बहुत, ये सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी थी, सिर्फ नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। ये हमेशा से मैं बोलता आया हूँ कि उन्होंने सिर्फ बिजनेस करने के लिए किसी भी लेवल पे नेगोशिएट कर सकते हैं वो, और वो नेगोशिएट करने के लिए ही उन्होंने ये सारी चीजें की है। लेकिन उनको ये नहीं था कि चाइना कहीं पे रिबल कर जाएगा और इस चीज के लिए कहीं पे वो हमारे ऊपर रिवर्स लगा देगा। तो रिवर्स टैक्स जो लगाया उसकी वजह से ये मार्केट के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। फिर उनकी खुद की कंट्री के अंदर इतने प्रोटेस्ट चलने लग गए हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर उनके पास में, तो वो भी एक उनका इम्पैक्ट पड़ा। उसका इम्पैक्ट हमें आज अपने स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो आप देखोगे तो पिछली 15 कंट्रीज बैठने के लिए तैयार है उनके साथ में, और इस चीज के ऊपर नेगोशिएट करने के लिए तैयार है टैरिफ कॉर्ड्स के ऊपर। तो अब वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट की साइड पे जा रही है, लेकिन इन्होंने खुद ने ही अभी थोड़ा सा उसको होल्ड पे डाला है अमेरिका ने। आज अगर अभी देखोगे तो अमेरिकन मार्केट्स ओपन हो चुकी हैं और वो फ्लैटिश है, मतलब बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है अभी वहां पे वो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल जिस लेवल्स पे क्लोज हुआ था, या तो वहां से थोड़ा पॉजिटिव है या उन्हीं लेवल्स के आसपास में है। तो कहीं ना कहीं संकट के बादल कहीं ना कहीं छटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। चलिए, क्योंकि आप कह रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं, माना जा सकता है, लेकिन हमें अलर्ट तो रहना है, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे, तो हमें उन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और देखिए, बाकी देशों में क्या होगा, पूरी दुनिया में यदि इसका असर है तो हम पर भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका उनके लिए कहते हैं ना कि अमेरिका उनके लिए फर्स्ट है, उनकी पॉलिसी उनके लिए फर्स्ट है, तो हमारे लिए इंडिया हमारे लिए फर्स्ट है। तो हमें देखना पड़ेगा कि बाकी देशों में क्या रहा, उसे साइड करिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ कितना है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, हमारे एक्सपर्ट को समझना पड़ेगा कि आखिर हमारी जीडीपी पे यदि हल्के पॉइंट का, कुछ पॉइंट से, मैंने कहा ना 0.1 से 0.6 का भी परसेंट का यदि इफेक्ट पड़ता है तो हम कहां जाएंगे, क्योंकि हम भी एक बढ़ती एक अर्थव्यवस्था है, तो हमें उस चीज को देखना पड़ेगा। अमित जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आवाज आ रही है। अमित जी, जब से ये 26% टैरिफ आया है और अभी भी जिस तरह से एक पूरा हाहाकार मचा है इस टैरिफ के बाद से, और कई लोग प्रदर्शन में हैं, कई देश प्रदर्शन में हैं, भारत के लिए भी अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, भारत की स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या होनी चाहिए? सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, रिलेशंस अमेरिका से बहुत अलग हैं हमारे, लेकिन एक उम्मीद आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या सरकार के जिम्मेदार लोग कुछ इस पर एक स्टैंड लें, कोई बात हो, कैसे करना है, एक पॉजिटिव मैसेज होता है ना, उसकी बहुत जरूरत है। राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये डिसीजन टैरिफ का लिया है, इससे ट्रेड मार्केट ही रीसेट नहीं हुआ, बल्कि एक ग्लोबल ऑर्डर भी आप रीसेट होते हुए देखेंगे। किस तरीके से? देखिए, हमारा जो अमेरिका से हम जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और हम जो अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। लगभग 90 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं और 40 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं। वो जो मेजर जो वो इंपोर्ट का जो आप उसको जो सेक्टर्स देखेंगे, उसमें मेजरली क्रूड ऑयल, गैस टरबाइंस और डिफेंस का रहता है। और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, उसमें मेजरली जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टैक्स, एग्री, टेक्सटाइल, एग्री, स्पाइसेस और डेयरी, ये सब मिलाकर बहुत सारे लिस्ट बहुत लंबी है। तो निश्चित तौर पे अगर टैरिफ इंडिया पे लगाया गया है, तो जो चीजें इससे केवल भारत ही इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि अमेरिका स्वयं भी इससे इम्पैक्ट होता हुआ देखा जाएगा। वहां पर भी महंगाई बढ़ने वाली है, वहां पर भी रिसेशन का खतरा बढ़ने वाला है। और ये जब अमेरिका में ये सब होता है, तो निश्चित तौर पे इसका जो इम्पैक्ट है, जो ट्रिपल डाउन इम्पैक्ट होगा, वो पूरी दुनिया पे देखने को मिलता है। आज जब हम बात कर रहे हैं मार्केट के गिरावट की, तो आप देखिए, कहा जाता है कि 1987 से के बाद ये पहला बार ऐसा हुआ है कि उस तरीके का दृश्य देखने को मिला कि जहां पर एक दिन में
5% मार्केट गिरा है। अभी अनुपम जी मुझसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने सारे देशों का जिक्र किया जहां जहां पे मार्केट गिरी है। लगभग हांगकांग का अगर आप बात करें 13% तक मार्केट एक दिन में डाउन है। तो निश्चित तौर पे ये पूरी दुनिया के लिए एक सोचने का विषय है। जहां तक देश की सरकार की नीति का जहां तक संबंध है, तो निश्चित तौर पे सरकार ने नीतिगत तौर पे जितने भी हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे कंपनीज हैं, उनसे बैठक एक अनाउंस्ड ऑलरेडी है। उनसे उनके साथ बैठकर बातचीत करने जा रहे हैं। और इसका जो जीडीपी पे जो आपने कहा कि इम्पैक्ट आएगा 0.1 से लेकर 0.6 तक, तो अभी तक जो फोरकास्ट इनफैक्ट आरबीआई और एसबीआई ने भी जो जारी किए हैं, वो लगभग अभी भी अनुमान उसी तरीके से बने हुए हैं कि हमारा जो जीडीपी रहेगा वो 6.3 से 6.8 के बीच में रहेगा। तो निश्चित तौर पे ये एक संकट की घड़ी तो है, और पॉलिसी के टर्म पर हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा। और जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं, अभी बात हुई थी कि हम इंडस्ट्रीज को कैसे इंसेंटिवाइज करें, तो पीएलआई के माध्यम से ये ऑलरेडी इन प्रोसेस है। जो भी नए नए सेक्टर्स आते हैं, चाहे टेक्सटाइल का हुआ, उसको बढ़ावा देने की बात हुई, मैन्युफैक्चरिंग में जो हम लोग ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे इंडिया में, उन पे बात हुई। तो एक पीएलआई स्कीम के थ्रू सभी मैन्युफैक्चरर्स को, छोटे हों बड़े हों, उनको एक उनके बिजनेस के हिसाब से उनको सपोर्ट देने का काम सरकार कर रही है। तो निश्चित तौर पे जब और मेक इन इंडिया के तहत हम दूसरे देशों को ये आकर्षित भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा जो पहले 142 हुआ करता था, आज हमारी रैंकिंग 63 तक गई है, और उसके आगे भी हम बढ़ के गए हैं। तो निश्चित तौर पे जो इसमें जो आसानी आई है, ये दूसरे देशों की कंपनीज को भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने के लिए मजबूर करता है। तो एक अगर होलिस्टिक व्यू में अगर आप देखें, तो इंडिया अभी जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरीके से कारोबार का जो स्थिति है, इकोनॉमिक और कॉमर्स की जिस तरीके से स्थिति है, तो निश्चित तौर पे भारत एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पर है, जहां की उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा। आज देखिए पेट्रोल के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इतने सालों से स्टेबिलिटी के बाद जो बढ़त हुई है वो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। और वहां भी सरकार राहत देने के लिए सब्सिडीज भी अनाउंस्ड ऑलरेडी है ही। तो देश के पास एक मौका है कि किस तरीके से इसको एक अपने फेवर में इसको लिया जा सके, किस तरीके से इस टैरिफ का जो अनाउंसमेंट हुआ है, इससे केवल मार्केट ही नहीं बल्कि हम ग्लोबल ऑर्डर को भी रीसेट होते हुए देखेंगे, और उस ग्लोबल ऑर्डर के रीसेट में इंडिया का दबदबा जो है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, मोहम्मद वसीम जी मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद वसीम जी जी सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, मुझे आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मोहम्मद वसीम जी, क्योंकि टैरिफ लग चुका है और कितना प्रभाव पड़ेगा ये भी बातें आ रही हैं। सबसे ज्यादा शेयर मार्केट पर प्रभाव पड़ा, एकदम से डाउन हुआ। अब क्योंकि सबके अलग अलग व्यूज है, कोई कह रहा है अप एंड डाउन होते हैं, आ जाएगा। मेन बात हो रही है यहाँ पर कि यदि हम 0.1 से 0.6% का इफेक्ट अपनी जीडीपी पर देखते हैं, तो जीडीपी को मिलाकर भारत की इकोनॉमी पर इसका कितना असर होगा। अमेरिका क्या करेगा, चीन क्या करेगा, बाकी देश क्या करेंगे, वो सब साइड में जाएं। अभी हमें भारत पे कंसर्न होकर बात करनी है, क्योंकि हम भारत में हैं। यहाँ पे यदि महंगाई का असर पड़ता है बाकी देशों से, कह रहे हैं ना कि पूरी एक ग्लोबल इफेक्ट है इसका, तो भारत पे भी 100% कहीं कोई प्रभावित हो रहा है तो 60% भारत पर इंपैक्ट है, तो 60% भी कम नहीं होता। हमारे यहाँ हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा, उसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। क्या मानते हैं, कैसे इसको बैलेंस किया जाएगा? नमस्कार राखी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और सभी मेरे साथी पैनलिस्ट को। मैं सबकी बात तो सुन नहीं पाया, थोड़ा ऑडियो का इशू था, लेकिन जितना मैं आपका टॉपिक है आज उस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा। बहुत अच्छा आपने आज ये टॉपिक रखा है। जैसा कि आपने कहा कि जीडीपी पे जो असर पड़ेगा उससे हमारे देश पे कितना अभी असर होने वाला है। देखिए, किसी भी देश की जीडीपी पे अगर असर आता है तो सबसे पहले उस देश पे जो सबसे बड़ी परेशानी आती है वो उस देश के नौकरी पेशा लोगों को आती है। आप देखिएगा अभी कितनी नौकरी इस टैरिफ की वजह से और इस हाहाकार की वजह से देश में जाने वाली है। रिसेशन आ चुका है, इस बात को सरकार जितना जल्दी माने उतना अच्छा है। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि इसको हम कैसे देखेंगे, किस प्रकार से हम इस चीज को लेके चलेंगे। देखिए,
पूरा का पूरा दारोमदार इस समय जो है वो पूरा का पूरा दारोमदार नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के ऊपर है। उसका रीजन है, आप अगर कंपेयर करें 2008 के रिसेशन में, 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो पूरे विश्व में आई थी, लेकिन उस समय को भारत, हमारे देश ने बहुत अच्छे से संभाल के निकाल दिया था और सिर्फ एक हमारा देश था जिस पर कोई असर नहीं पड़ा था, बहुत मामूली सा। क्यों? क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरह से देश को संभाला था वो एक मिसाल है। दूसरी बात, रही बात टैरिफ की जो आपने कही, टैरिफ तो अब लगा है, लेकिन अगर आप मार्केट को पिछले 6 महीने से देखें तो लगातार मार्केट गिर रहा था। जितने भी विदेशी इन्वेस्टर थे वो अपना पैसा लगातार निकाल रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी मूक दर्शक बने हुए थे। कोई भी पहल उन्होंने इसमें नहीं करी, किसी तरह से रोकथाम के लिए नहीं करे। एक रेट कट जरूर लाए थे, वो भी जब कार्यकाल आरबीआई गवर्नर का बदला। इसके अलावा और कोई भी काम उन्होंने नहीं करा। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो ट्रंप ने जो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं झटका देश को दिया है, वो दिया है टैरिफ लगाकर। जो दोस्ती का हाथ ये बार बार कहते थे ना, दोस्त हैं, नमस्ते ट्रंप, और ट्रंप के लिए हवन, ट्रंप के लिए पूजा, ट्रंप आएगा तो भारत में खुशहाली आएगी, भारत तरक्की करेगा, देश बहुत मजबूत हाथों में है। इतना जबरदस्त जवाब ट्रंप ने दिया है कि जिसको अभी संभाल ना को चने चबाने हो जाएगा देश के लिए। दूसरी बात, आप अगर देखें इस समय, मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता को, ये पड़ोसी मुल्कों से हम कम गिरे हैं, ज्यादा गिरे हैं। भाई साहब, वो आज गिरे हैं, हम 6 महीने से गिर रहे थे, उस पर भी कोई जवाब दीजिए। 6 महीने से लगातार जो बिकवाली थी शेयर बाजार में, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? तो आप आज का मत कीजिए, वो तो अब गिरे क्योंकि टैरिफ लग गया है। हम तो टैरिफ से पहले ही बर्बाद हो गए थे। जिस तरह से देश की जनता में जो लोगों का पैसा डूबा है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों मोदी जी ने आके टीवी पे बैठ के कहा था कि आप स्टॉक में पैसा लगाइए, शेयर बाजार में लगाइए, आपका पैसा बढ़ेगा, आप कमाएंगे? क्या इस दिन के लिए पैसा लगवा रहे थे मोदी जी? कौन सा ऐसा मित्र है जिसको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की चीजें की गई थी? आखिर किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे थे? तो ये सारे जवाब हैं, सारे सवाल हैं, सारे जवाब ये भाजपा के प्रवक्ता को देना चाहिए। उन्हें देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। आज जो हालात जो पैदा कर दिए हैं इन्होंने, आर्थिक मंदी, इसको संभालना नामुमकिन है। जिस तरह के हालात हैं पिछले 11 वर्षों में, आप सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ आप ढोल बजा रहे हैं, और वो भी झूठ का, सच्चाई से कोसों दूर। देश में जिस तरह के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। एक आम आदमी की जेब में कितना पैसा घर में जा रहा है, कितना कर्जे में है वो, ये किसी से छुपा नहीं है। आप और हम सब जानते हैं इस समय हालात क्या हैं, लेकिन आप झूठ का ढोल पीटते रहे, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। अमित जी, बस एक सेकंड, जल्दी से मनीष जी की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं वापस आती हूँ। मनीष जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। मनीष जी, टैरिफ का कहर है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना असर है, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आज का। देखिए, इकोनॉमी कैसी होगी, कितना इफेक्ट पड़ेगा, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ही इस पूरी चर्चा को लेकर चलते हैं, क्योंकि मैं फिर उसी चीज पर आऊंगी। जैसे सब लोग कहते हैं कि 100% यदि ग्लोबल इफेक्ट है उसका, यदि हमें 50% भी, सब 60 कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ 50 भी आएगा, तो भी हमें अपनी इकोनॉमी को कहाँ देखना है? हमें अपनी इकोनॉमी को जीडीपी से देखना है, उसका इफेक्ट कितना होगा। और क्योंकि पक्ष विपक्ष अपनी बात करते हैं, ये बस सच है, शेयर मार्केट जिस तरीके से एकदम से बहुत ज्यादा डाउन हुआ, देखिए अप एंड डाउन हैं, कांग्रेस भी कह रही है 6 महीने से ये चीजें चल रही हैं, चलिए मान लिया, लेकिन ये जो इस स्तर पर गया है इसको समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ पेट्रोल के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, 2 रुपए कल से वो महंगा हो जाएगा। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई आएगी, इफेक्ट पड़ेगा भारत के साथ साथ अमेरिका पे, लेकिन अमेरिका पे मुझे नहीं जाना, मैं बाद में जाऊंगी। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे क्या माना जाए? राहुल गांधी ने आज इस चीज को एक्सेप्ट किया कि शेयर मार्केट में जो कुछ भी गिरावट आई वो ट्रंप के टैरिफ की वजह से आई। राखी जी, मैं अपनी बात एक क्लैरिफिकेशन से शुरू करना चाहूंगा। जो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी है वो अभी पेट्रोलियम कंपनीज एब्जॉर्ब कर रही हैं, पब्लिक को वो बढ़ोतरी पास ऑन नहीं होगी आज रात से। तो अभी पेट्रोल डीजल के दामों में भारत में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। ये सरकार की तरफ से उठाया गया एक सकारात्मक कदम है जो जनता तक पहुंचना चाहिए। टैक्सेस बढ़े हैं लेकिन पब्लिक को वो पास ऑन नहीं होंगे। अब हम आते हैं ट्रंप के डिक्लेरेशंस पे। देखिए, देश दुनिया में अगर कुछ भी होता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट
पूरी दुनिया में आता है। अगर युद्ध हो रहे थे उसका भी इम्पैक्ट आ रहा था, ट्रम्प का डिक्लेरेशन है उसका भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हमें थोड़ा सा पीछे जाके ये देखना चाहिए कि पिछले हफ्ते से या उससे पहले से भारत जो है अमेरिका के संग ट्रेड टॉक्स में है। अमेरिका का एक डेलीगेशन लास्ट वीक भारत में होके 3 दिन रह के ट्रेड टॉक्स करके गया है। भारत काफी अच्छी स्टेज पे है उनसे ट्रेड टॉक्स में, और जहां तक मेरी जानकारी है इस महीने के अंदर हमें कोई ना कोई रेजोल्यूशन इस पे मिल जाएगा। जैसा कि मैं और प्रवक्ताओं को सुन रहा था, भारत के साथ दुनिया पूरी ये चाहती थी या अमेरिका सब लोगों से डिस्कशन करना चाहता था। उस डिस्कशन के टेबल पे आज भारत सबसे आगे बैठा हुआ है। भारत ने अपनी बात पहले से रख दी है और भारत इसका जल्दी से जल्दी एक हल ले आएगा। शेयर मार्केट्स वगैरह में जो नीजर्क रिएक्शन होता है वो सरकारों के बस का नहीं होता। अगर सरकारों के बस का होता तो सिर्फ ये रिएक्शन भारत में ही होता, जैसा विपक्ष के प्रवक्ता बोल रहे थे, बाकी देशों में नहीं होता। क्या नरेंद्र मोदी जी एक्टिव नहीं है तो बाकी देशों की सरकारें भी खाली बैठी हुई है? नहीं बैठी हुई है, लेकिन वो इसको एंटीसिपेट कर रहे थे। इसको एंटीसिपेट पूरी दुनिया कर रही थी। आज पहला दिन था इसलिए भारत में इसका इम्पैक्ट ज्यादा था। धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर कोई विदेशी ताकतों में या कोई विदेशी न्यूज से भारत में परिवर्तन आता है, जैसे रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, भारत उसमें क्या कर सकता है? जाके प्लानिंग कर सकता है, अपनी चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर सकता है। भारत ये भी कोशिश कर सकता है कि उन देशों में युद्ध ना हो, लेकिन भारत उसको रोक नहीं सकता। ऐसी ट्रम्प के डिक्लेरेशंस जो आए, भारत ने देखिए नीजर्क रिएक्शन चाइना की तरह नहीं करा कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, क्योंकि भारत हमेशा से डिस्कशन में विश्वास रखता है, डिस्कशन की स्टेज में काफी आगे है। आर्थिक नीति के संग आज विदेश नीति भी बराबर का काम करती है। ये सिर्फ आर्थिक नीति से सही होने वाली चीजें नहीं है, विदेश नीति अपनी जगह काम कर रही है। हमें जल्दी ही इसमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। नीजर्क रिएक्शन था जो आज हो गया। अब मुझे लगता है कल से मार्केट्स थोड़ा सा स्टेबल होंगे और लॉन्गर टर्म में मई जून से हमें मार्केट में फिर वैसी वापसी देखने को मिलेगी। आज हो सकता है भारत के इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा ज्यादा निवेश कर रहे हो शेयर मार्केट में, तो इस नीजर्क रिएक्शन से उन्हें थोड़ी सी परेशानी महसूस हो सकती है। लेकिन एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को हमें हमेशा फैक्टर इन करके रखना होगा। और आज का जो फॉल है बाजार का, वो बराबर छोटे निवेशकों को ये नसीहत देता है कि आपको अपनी प्लानिंग जो है वो तरह तरह के फंड्स में करनी होगी और इन नीजर्क रिएक्शंस के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ये रिएक्शंस जो है वो हमारे देश के कंट्रोल में नहीं है। हमारा देश इस पर पहले से काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है, आगे भी काम करेगा। और जैसा कि मैं और लोगों को सुन रहा था, हमारे लिए आप देखिएगा कुछ दिन में ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के रूप में भी उभर के आएगा। ऐसा नहीं है भारत को इसका नेगेटिव ही फॉल आउट मिलेगा। जैसे ट्रम्प ने एशिया के और देशों पे जो टैरिफ्स लगाए हैं वो भारत से भी ज्यादा हैं, और उसका भी ग्लोबल फॉल आउट हमें पॉजिटिव सेंस में मिलेगा। इमीडिएट नहीं मिलेगा लेकिन लॉन्गर टर्म में मिलेगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी अपनी चीजों को ये प्लान करेगी। अभी ट्रम्प के कार्यकाल को 3 ही महीने हुए हैं, अभी उनके पास लगभग अपना पूरा कार्यकाल 4 साल का है। तो जो और कंपनियां हैं वो इस चीज को प्लानिंग में रखेंगी कि हमें कैसे इसे आगे ले जाना है, क्योंकि इस तरीके का रिएक्शन जो आज हुआ है ये आगे ना हो। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन ये इतनी बड़ी चिंता नहीं है जिससे कि हमें लगे कि जैसा मैं सुन रहा था नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ये पैनिक रिएक्शन नहीं है, आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको इन चीजों की और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, और भारत का मार्केट और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से रिबाउंड करके आएगी। थोड़ा समय की बात है बस। देखिए, एक बात और महत्वपूर्ण है कि बात सिर्फ शेयर मार्केट की नहीं थी। व्यापारिक रूप से हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, उन सेक्टर्स को हमें समझना पड़ेगा। यदि कुछ इश्यूज अभी हुए हैं उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मैं बार बार जोर दे रही हूं कि हमारी जीडीपी पर यदि 0.5, हम तो 0.1 से 0.6 की बात कर रहे हैं, 0.5 का इफेक्ट भी पड़ता है तो हम कितना नीचे जाएंगे। हमें इन चीज़ों को देखना है और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। और क्या क्या चीजें और प्रभावित हैं, किस चीज को लेकर यहां चलना पड़ेगा, एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट है, उसे हम देख लेते हैं। उसके बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। भारत को ट्रंप के टैरिफ के दबाव से कैसे निपटना चाहिए? क्या भारत को अपनी घरेलू नीतियों की रक्षा करनी चाहिए या फिर बाहरी दबाव का इस्तेमाल कर अपनी नीतियों को अमेरिका की इच्छा के हिसाब से बनाना चाहिए? ये वो सवाल हैं जो अमेरिका द्वारा 26% टैरिफ लगाने के बाद भारत के सामने किसी चुनौती से कम नहीं है। जाहिर है इसका आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ेगा। टैरिफ की वजह से वैश्विक व्यापार में मुश्किलें आएंगी, शेयर बाजारों में गिरावट आएगी और इससे कंपनियों के मुनाफे और इकोनॉमी पर असर पड़ेगा।
भारत के मामले में अगर डॉलर 26% मजबूत होता है, यानी रुपया 85 से 108 प्रति डॉलर हो जाता है, तो अमेरिकी कंज्यूमर को भारतीय सामानों के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। लेकिन इसका असर भारत पर होगा, जहां रुपया कमजोर हो जाएगा। लोगों की सामान खरीदने की ताकत घटेगी। रुपए के कमजोर होने से कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी। भारत में घरेलू मुद्रास्फीति यानी महंगाई भी बढ़ेगी। अगर रुपया 85 पर बना रहता है, तो अमेरिकी नागरिकों को भारत से आयात पर 26% अधिक कीमत चुकानी होगी। इसी तरह आयात होने वाले सामान की कीमतें टैरिफ के स्तर तक बढ़ेंगी, जिससे अमेरिका में मुद्रास्फीति के हालात बनेंगे और महंगाई बढ़ जाएगी। इस ट्रेड वॉर से दुनिया भर में काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है। भारत की वर्तमान जीडीपी 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो पिछले दशक में 105% की वृद्धि दर्शाता है। ट्रंप के टैरिफ से भारत की जीडीपी पर 0.1 से 0.6% तक का असर पड़ सकता है, जो मुख्यतः व्यापार पर निर्भर करता है। जीडीपी को चोट पहुंचा सकता है। यूएस टैरिफ से आईटी और केमिकल सेक्टर में बिकवाली देखी गई। भारत को हाई टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसे चीन के 34% अधिक टैरिफ से लाभ मिल सकता है, जो 9 अप्रैल से लागू होगा। अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि ट्रंप टैरिफ के कारण अमेरिकी जीडीपी में इस वर्ष 0.3% की कमी आ सकती है और बेरोजगारी दर बढ़ सकती है। निवेशकों को इस समय वेट एंड वॉच रणनीति अपनाने की सलाह दी गई है। अगर ये संकट बरकरार रहता है, तो भारत की जीडीपी को भी आधे प्रतिशत तक के नुकसान का आकलन है। ट्रंप के टैरिफ से भारत को नुकसान की संभावना है। 26% शुल्क का भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर 30 अरब डॉलर यानी करीब 2.50 लाख करोड़ रुपए का संभावित प्रभाव हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार साल 2025 के अंत तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी का लगभग 0.7% होगा। जाहिर है, ट्रंप के इस कदम से भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके व्यापार पर भी इसका बखूबी असर पड़ेगा। ट्रंप का टैरिफ भारतीय शेयर बाजार के लिए सप्ताह का पहला कारोबारी दिन सोमवार ब्लैक मंडे साबित हुआ। मार्केट ओपन होने के साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 3,900 अंक तक का गोता लगा गया, तो दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1,000 अंक तक टूट गया। इस बीच रिलायंस से लेकर टाटा मोटर्स तक तमाम बड़ी कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखरे नजर आए। लेकिन भारतीय शेयर बाजार में ये पहली बार नहीं है जब सेंसेक्स निफ्टी इस तरह भरभरा कर टूटे हैं, बल्कि इससे पहले भी 5 ऐसे मौके आए हैं जब शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। हर्षद मेहता स्कैम 1992। करीब 33 साल पहले साल 1992 को स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। निवेशकों को तगड़ा झटका लगा था। शेयर बाजार में करीब 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। इसके उजागर होने के बाद सेंसेक्स निफ्टी भरभरा कर टूटे थे। केतन पारेख घोटाला 2001। साल 2001 में फिर से भारतीय शेयर बाजारों में भूचाल लाने वाला घोटाला उजागर हुआ। इस बार ये केतन पारेख नामक एक स्टॉक ब्रोकर से जुड़ा हुआ था। 2 मार्च 2001 को सेंसेक्स ने फिर बड़ी गिरावट देखी। ये कारोबार के दौरान 4.13% तक टूट गया था। इलेक्शन रिजल्ट क्रैश 2004 से 2024। भारतीय शेयर बाजार के लिए 2 बार ऐसे मौके आए जब चुनावी नतीजों के दौरान शेयर मार्केट पूरी तरह पस्त नजर आया। पहला मौका साल 2004 में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन आया था, जब एनडीए पर यूपीए की जीत दर्ज की गई थी। 17 मई 2004 को सेंसेक्स ने एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। ये 842 अंक या 11.1% तक फिसल गया था। हालात ऐसे हुए कि शेयर मार्केट में 2 बार कारोबार को रोकना पड़ा था। वहीं बीते साल 4 जून 2024 को जब लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट आए तो सेंसेक्स 6,094 अंक तक फिसलकर 70,374 के लेवल पर आ गया था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। अमेरिका में लेहमैन ब्रदर्स के पतन ने साल 2008 में पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था। भारत भी इससे काफी हद तक प्रभावित हुआ था, क्योंकि विदेशी निवेशकों ने इंडियन मार्केट से अपना पैसा तेजी से निकालना शुरू कर दिया था। इस दौरान 21 जनवरी 2008 को सेंसेक्स 1,408 अंक या 7.4% तक फिसल गया था। अगले कुछ महीनों तक इसमें गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यह अपने शिखर से 60% तक नीचे पहुंच गया था। कोविड-19 क्रैश 2020। देश में कोरोना महामारी की शुरुआत होते ही इसका असर शेयर बाजार पर भी साफ देखने को मिला था। बाजार ने बड़ी गिरावट देखी थी। भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी तरह से ठप हो जाने की आशंकाओं ने बाजार में भूचाल ला दिया था। 23 मार्च 2020 को तो सेंसेक्स 3,935 अंक या 13.2% तक टूट गया था। जब फ्राइडे को चाइना ने रिटेलिएटरी मेजर्स लिए और उन्होंने भी यूएस इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिए 34, उतना ही टैरिफ जितना कि यूएस ने लगाया, और उस वजह से अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ फुल ब्लोन टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर रादर, और वो इन्वेस्टर्स जानते हैं कि ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होता है और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशनरी रहेगा, यानी हर चीज जो मार्केट के लिए खराब है वो हो सकती है, और उस वजह से आज मार्केट डाउन है। आज का जब मार्केट्स खुली हैं तो जापान नीचे फ्रीज था, कोरिया नीचे फ्रीज था, हांगकांग जो है 10% नीचे था। तो उस हिसाब से अगर कंपैरेटिव देंगे तो हमारी मार्केटें कम डाउन बंद हुई हैं, चल रही हैं, लेकिन 1100 पॉइंट के बाद अभी जो करंटली है 850 पॉइंट हमारी निफ्टी डाउन है और 1900 पॉइंट के करीब हमारा सेंसेक्स डाउन है। तो ये कंटिन्यूटी है टैरिफ्स की, जो उसका आफ्टर इफेक्ट्स है। मेरे को लगता है नेगोशिएशंस होंगे वर्ल्ड वाइड, और क्योंकि इससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर फर्क आएगा जो ये टैरिफ्स आए। ट्रंप के टैरिफ से विरोध के स्वर तेजी से उठ रहे हैं। टैरिफ की मार झेल रहे कई देश ऐसे हैं जो ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। उधर विपक्ष भी इसको लेकर मुखर है, लेकिन ट्रंप अपनी बात पर अडिग हैं। I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. See, it's very clear what the central government has done. You ran the parliament, the Lok Sabha till 2:30 a.m., ran the Rajya Sabha till 1:30 a.m. to ensure that the Waqf bill is passed. Why? Look at the timing. The timing was only when his friend Donald Trump he introduced the tariffs for India at 26%. So to cover up his economic follies of his friend. आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा, देखा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। अगर यहां 100 लोग हैं तो एक हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है, इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। कि यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रंप साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना है। कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ का बम कई देशों पर फूटा है, जिसमें से भारत एक है। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ना लाजमी है। जिस तरह से शेयर बाजार में भारी गिरावट और पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिला, वो बढ़ती महंगाई का इशारा है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक चिंता का विषय है, जिस पर सरकार को इसके आगामी परिणाम को लेकर सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो टैरिफ का कहर है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, और वापस चर्चा पर चलेंगे। हमारे कई मेहमान कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, अमित जी बोलिए। राखी जी, देखिए, प्रवक्ता ने अपना बात शुरू किया, मुझे लगा वो कुछ सजेशन देंगे, कुछ सुझाव देंगे, लेकिन एज यूजुअल उन्होंने मोदी जी को गाली देने का काम किया, मोदी जी को बुरा भला कहने का काम किया। खैर, वो जिस चीज में अच्छे वो उन्होंने किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। देखिए राखी जी, एक चीज कि शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए, जिस हिसाब से राखी जी इनको शांत करना पड़ेगा, वरना मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मोहम्मद वसीम जी, इसके बाद आप बोलिएगा। हाँ, जल्दी से अमित जी। देखिए, इन 2 दिनों में के व्यूअर्स सुन रहे हैं, आप बताएं। मैंने आपका काम है मोदी जी को गाली देना, आपने किया, ठीक है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप चुपचाप सुनिए मेरी बात को, अपने समय पर बोलिएगा, वरना आपको भी मैं बोलने नहीं दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, प्लीज प्लीज। देखिए, चर्चा भारत देश की इकोनॉमी पर, जीडीपी पर, अर्थव्यवस्था पर हो रही है। मुझे टोकेंगे उससे कहीं ज्यादा मैं आपको पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी प्लीज उस पॉइंट पर आ जाइए। टैरिफ बोलते हैं आप, जितना मुझे टोकेंगे मैं उससे ज्यादा आपको टोकूंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको बीच में अभी भी टोकना है, ठीक है मोहम्मद वसीम जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। हाँ अमित जी, जल्दी से।
राखी जी देखिए, इन्होंने जितना मुझे टोका मैं तो उनको टोकूंगा, और इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं जो अभी ट्रंप ने लगाया है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है हमें समझने की चीज है। ऐसा नहीं है कि भारत यूएस पे टैरिफ नहीं लगाता, बहुत ज्यादा लगाता है, इसीलिए ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत के ऊपर किया है। और जो भी किया है बाकी देशों में अगर आप ये देखेंगे तो भारत के ऊपर कम ही है। दूसरी बात, ये टैरिफ अनाउंस होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन कौन से निर्णय लिए? प्रेसिडेंट ट्रंप से जाकर उन्होंने मुलाकात किया, टैरिफ पर चर्चा हुई, उसके बाद ग्लोबल साउथ, अभी ग्लोबल साउथ की मीटिंग हुई। आज चाइना बोल रहा है कि हमें इंडिया के साथ मिलकर इस पर एक रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चाइना की तरफ से भी एक प्रस्ताव आया है। तो निश्चित तौर पे जो जो टैरिफ के रिलेटेड यहाँ पर चीजें हो सकती हैं वो सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो सब कर रहे हैं। पर क्या हम, जैसा कि आप अपने रिपोर्ट में भी बता रही थी, क्या हम 92 का जो मार्केट गिरा उसका ठिकरा सरकार पे डाल सकते हैं, उस समय की सरकार पे? क्या हम 2000.com बबल का ठिकरा उस समय की सरकार पे डाल सकते हैं? क्या 2008 का लेमन ब्रदर का ठिकरा उस समय की सरकार पे डाल सकते हैं? नहीं, ये सब यहाँ पर नीतिगत चीजें होती है। और एक चीज और हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि मार्केट एक तरफा नहीं बढ़ता है, उतार चढ़ाव ठहराव ये मार्केट का नियम है और उसी तरीके से होता है। निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात राखी जी आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि 2004 में जब एनडीए की उम्मीद थी कि वो जीतने वाला है लेकिन नहीं जीत पाया, तो सबसे बड़ा मार्केट क्रैश उस दिन हुआ था जिस दिन। और 2014 का देख लीजिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी चुनकर आए तो मार्केट बढ़ा। फिर उसके बाद 2024 में जब जो 400 सीटों का जो हमारा टारगेट था वो जब पूरा नहीं हुआ तो मार्केट गिरा। इससे आप एक चीज समझिए राखी जी कि देश का जो विश्वास है वो एनडीए के साथ है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो मार्केट गिरता है, इस चीज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर भाजपा उतने नंबर लेकर नहीं आती है जितना उसे अनुपेक्षित है तो मार्केट व्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी आपने ये भी कहा कि जो शेयर मार्केट गिरते हैं या उठते हैं उसका सरकार पर उसको मर देना ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है आंकड़े क्या कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम किसी पर दोषारोपण ना करें। यहाँ पर पर्टिकुलर आप ही ने इस चीज को कहा और आप ही उसको कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो सब डाउनफॉल चला जाता है और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है तो आप हो जाता है। लोगों के भरोसे की बात कर रहा था मैं राखी जी। दूसरी बात, आप देखिए जो लास्ट क्वार्टर, आप अमेरिका के डेटा को स्टडी कीजिए ना, पिछले क्वार्टर में अमेरिकन सिटीजन ने 71 बिलियन डॉलर अमेरिकन स्टॉक्स में लगाए हैं। इस क्वार्टर का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 67 बिलियन डॉलर अमेरिकन स्टॉक्स में लगाए हैं। तो वहां के जो नागरिकों का भरोसा वहां के स्टॉक मार्केट पर है, अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनको फ्यूचरिस्टिक कुछ तो दिखता होगा इसलिए लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसको एक तरीके से खारिज कर देना कि भारतीय बाजार और गिरता चला जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी और बेरोजगारी आ जाएगी और मंदी में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये अभी एक टेम्परेरी स्टेज पे हम खड़े हैं। इस पर बातचीत होगी, निश्चित तौर पे समाधान निकलेंगे। और जो मसला है पॉलिसी के तौर पर, हम इंडस्ट्रीज के साथ भी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडस्ट्रीज को साथ में बैठकर बात करने की बात कही है। तो एक समाधान के तौर पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ना कि किसी अवधान के तौर पर। ठीक है, हाँ, मोहम्मद वसीम जी बोलिए। देखिए इन्होंने कुछ बातें कही, मैं उसका जवाब जरूर देंगे। बालक बुद्धि को ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, तो बालक बुद्धि जितना बोल सके वहां पे उन्होंने कहा कि 100 लोगों के बीच में 4 लोग अगर हाथ खड़े कर रहे हैं तो 4 लोग अगर हाथ, उनका पूरा का पूरा जो बेस है वहीं पे ध्वस्त कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा वो चाह रहे थे कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में कहते कि हम निवेश करते हैं और मार्केट डूब गया तो उनके सेंटिमेंट्स का फायदा उठाने वाले थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो मोदी जी को अपने अमित जी आपने कहा था वो बोलेंगे, मैं इंटरप्ट करूंगा पर अच्छी बात नहीं है, प्लीज आप तो मत करिए। नाम भले ही नरेंद्र है लेकिन काम सरेंडर करने का है और वो पूरी दुनिया ने देखा है। जब ट्रंप के पास गए थे ना और ट्रंप ने समझाइए, पहले आप बालक बुद्धि को समझाइए कि कैसे चीजों को रिलेट करना चाहिए, कैसे चीजों को रिलेट करना चाहिए, पहले आप उनको समझाइए। अगर आपके दिमाग है, इतनी समझ है कि आप इन चीजों को समझ सकें तो पहले अपनी पार्टी को निकालिए। जिस गर्द में आपकी पार्टी चली गई है उस गर्द से पार्टी को निकालिए। सबर करिए, मैं थोड़ा सा इंजेक्शन तो दे दूं, थोड़ा सबर तो करिए। अब आपने बोल दिया ना, अब मैं थोड़ा इंजेक्शन दे देता हूं। के समर्थन में नहीं तो इंजेक्शन क्या देंगे? आप तो फाइजर के लिए लॉबिंग कर रहे थे, आप क्या इंजेक्शन देंगे? इस तरह आपने मोदी जी बैठे 100 साल के बाद लाया, आप क्या इंजेक्शन देंगे? ठीक है अमित जी प्लीज, हो गया, इंटरप्ट किया आपने बस, प्लीज सर। दूसरी बात,
जिस तरह से मोदी जी वहां गए थे और बराबर में बैठ के ट्रंप ने बिल्कुल सामने फेस टू फेस बोला था, तो आपकी आर्थिक नीति, विदेश नीति वहीं पे समझ में आ गई थी। टैरिफ लगाने का मुंह पे बोल दिया था कि भारत हम पे कितना टैरिफ लगाता है तो हम लगाने जा रहे हैं। दूसरी बात, अभी आप आगे की बात कर लीजिए, आप कह रहे हैं सब अच्छा होने वाला है, अभी तो फार्मा पे टैरिफ ही नहीं लगा भाई साहब, जरा फार्मा पे भी तो टैरिफ आ जाने दीजिए, उसके बाद और देखिएगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं मंदी नहीं आई है, जब मुनाफे में कमी आ जाएगी कंपनीज के, जब मुनाफे में कमी आएगी तो कैसे मंदी नहीं आएगी, कैसे नौकरियां नहीं छटेंगी? आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप गलत को गलत सुनना ही नहीं चाहते हैं, ना आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप सिर्फ सब्ज हरे बाग बस वो दिखा रहे हैं। भाई साहब मानिए, देश की जनता से हाथ जोड़ के गुजारिश है, देश की जनता की तरफ से, उनके प्रति कुछ संवेदनाएं रखिए। किस तरह से हालात में देश को पहुंचा दिया है, थोड़ा सा उस चीज को भी समझिए। आप कह रहे हैं मंदी नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी? जरा मुझे एक भी तरीका बता दीजिए कि मंदी नहीं आएगी। आपकी आर्थिक नीति, विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना बेहतर है और देश के लिए भी बेहतर है। आप कह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट कहां से फर्स्ट? आपने पलट के जवाब तक नहीं दिया था ट्रंप को, आपके मुंह पर बोला हम टैरिफ लगाने जा रहे हैं, आप बोलते तो सही। आपकी कौन सा जवाब, किस तरीके की बातें कर रहे हैं? अभी और कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए, अभी और कर रहा हूँ, सुन लीजिए। दूसरी बात, कांग्रेस में बांग्लादेश के मुद्दे पर कि प्रधानमंत्री उसे हैंडल कर लेंगे, उसे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अब बताइए। भूल गए, अब तक के इतिहास का सबसे अधिक उछाल हुआ था उस दिन, शायद आप भूल गए। नहीं हो तो गूगल कर लिया करें, या थोड़ा पढ़कर आया करें, या जानकारी लेकर आया करें। इस तरह हवाई बात मत किया करें। तीसरी बात, एक बात आपने और कही, और हमारे एक साथी हैं मनीष अग्रवाल जी ने, कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं होती। ठीक है भाई, नहीं होती तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप क्यों कह रहे थे जनता को? क्यों आपने उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कहा? क्यों आपने टीवी पे आके कहा उस पर इन्वेस्ट कीजिए? अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कह रहे थे कि आप पैसा लगाएं? भाई आप उन्हें पैसा लगाने को कह रहे हो तो उनके नुकसान के भी तो आप ही जिम्मेदार होंगे ना। जवाब लें। इससे पहले राहुल गांधी जी ने लिया था और पैसा लगा दिया था, नहीं कहा है, कोई अपील नहीं की गई थी। ये एक फाइनेंशियल सेगमेंट है, उसको अलग रखना चाहिए। ठीक है मोहम्मद वसीम जी, चलिए मैं जवाब ले लूं, नहीं तो फिर जवाब नहीं आ पाएगा। कुछ कहना चाह रहे थे विनीत जी? राखी जी, देखो क्या है कि अभी जो टैरिफ वॉर ये जो चल रही है, इसके अंदर मुझे नहीं लगता हम लोगों ने लास्ट एक मंथ के अंदर जो रिकवरी करी थी, हम लोग उन्हीं लेवल्स के ऊपर वापस आ गए हैं। आज की अगर क्लोजिंग देखोगे तो आप उन लेवल से ऊपर ही थी जो हम लोगों ने लास्ट 1 मार्च को या 2 मार्च को बनाए थे, उन लेवल से ऊपर ही है। तो यहाँ पे एज सच ऐसा कोई बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, हम लोग वापस उन्हीं लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं और इसी आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर हम लोग यहाँ से वापस रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि करेक्शन का मोड ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। तो इन्वेस्टर्स को इस टाइम पे अपना पैसा लगाना चाहिए और यहाँ से आने वाले 5-7-8 महीने के अंदर उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है विनीत जी, आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, आपके ये व्यूज हो सकते हैं, लेकिन कई इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। जो निवेशक हैं उनकी ये सजेशंस हैं, कई जगह मैंने पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता थोड़ा सा वेट करने में कोई परेशानी हो सकती है। देखिए यहाँ से अगर 15% के करीब डाउन जाती, अगर ऑलरेडी मार्केट 15 से 16% डाउन है, तो आप यहाँ से और 2-3% का आप रिस्क लेके क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? इस टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम पे डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ राखी जी, मैं क्योंकि मेरा नाम लिया था तो मैं प्रवक्ता साहब को जवाब देना, जनता के विश्वास की जो बात कर रहे थे, तो मैं पॉलिटिकल जवाब देता हूँ इन्हें। 1984 से आज तक ये बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं, इतना विश्वास है इनका जनता के पास। तो जनता के विश्वास को इस परिमाप पे ना नापे। देश अगर संकट की स्थिति में है तो विपक्ष ना भागे, विपक्ष अगर कोई सुझाव है तो दे। ऐसा ना हो कि विपक्ष डिबेट से भी भागता नजर आता है, क्योंकि अगर जनता का इन पे विश्वास होता तो 1984 से बाद 40 साल हो गए इन्हें कभी 272 का आंकड़ा नहीं है किसी पार्टी के, आप प्रवक्ता नहीं है किसी पार्टी के। मैंने वैलिड लिया था तो मैं आप जवाब दे रहा हूँ, आप उस पर अब आप आए ना, आपके लोग है ना, वो आधी चाय क्या सही करते हैं, खुद ही अपनी पट्टी खोल दी है, तो आप बिल्कुल ये बात ना करें। देखिए मुझे ऐसा लगता है देश की इकोनॉमी पर प्रभाव की हम बात कर रहे हैं, तो सब लोग इस देश में हैं, सबको थोड़ा थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा, तो हम उस लाइन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के मत हैं, अपने अपने व्यूज हैं, भक्ति में लगे रहना, बस
इन्होंने कहा शेयर मार्केट जो है वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई उसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कह रहे थे? उसमें जवाब नहीं देंगे इन्हें। ये 84 में पहुंच जाएंगे, अभी थोड़ी देर में औरंगजेब तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सेकंड रुकिएगा। चलिए ठीक है, मैं अनुपम जी की प्रतिक्रिया छोटी सी आ जाने दीजिए प्लीज। अनुपम जी, ये पक्ष विपक्ष है, कोई कहेगा मत थोपिए शेयर मार्केट गिरा है सरकार पर, फिर आज घूम फिर के आएंगे वहीं पर। हमें सिर्फ ये देखना है पूरी रिपोर्ट के माध्यम से भी कि किन सेक्टर्स पर हमें प्रभाव पड़ रहा है, हमारी मेन जीडीपी कितनी जाती है। यदि 6.3 से 6.8 भी आ रही है जैसा कि कहा जा रहा था, अमित जी ने खुद इस चीज को कहा था, तो भी एक हमको बहुत सतर्क अलर्ट रहना है। हमें इंडिया पर, अपने भारत पर फोकस करना है। हम क्या टैरिफ लगा रहे हैं, उनने हम पर क्या टैरिफ लगाया, चीन पे जो टैरिफ है उसमें क्या हो जाएगा वो चाइना देखे। हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को समझना है, तो चर्चा हम उस पर कर रहे थे। कोई सुझाव आपका इस वक्त पर क्या करना चाहिए? देखिए राखी जी, सुझाव से पहले मैं एक आशंका जरूर जाहिर करूंगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट और व्यापार के लिहाज से सोच रहे हैं। मैं एक स्टेप आगे सोचता हूँ। मैं ये, जैसे कि इस समय पूरा वर्ल्ड में मंदी का दौर आ रहा है, लोग नई नई मार्केट ढूंढ रहे हैं। अमेरिका ने अपनी मार्केट को बंद कर दिया सबके लिए। अब चीन जैसे मैन्युफैक्चरर जिनके पास सामान बहुत ज्यादा बना हुआ है, उनको अगर अमेरिका में बेचने के लिए नहीं मिलेगा तो वो अपने सामान को क्या करेंगे? वो एक डंपिंग ग्राउंड ढूंढेंगे। अपने सामान को, जैसे 100 रुपए का कोई आइटम है, उसको 80 रुपए में भारत जैसे देशों में, क्योंकि कंज्यूमर बेस यहाँ बहुत बड़ा है, यहाँ पर बेचने की कोशिश करेंगे, सस्ता माल बेचने की कोशिश करेंगे। और हम क्या उस समय वो सस्ता माल, चाइनीज माल या कोरियन माल या फिर वियतनाम का माल लेना शुरू कर देंगे? क्योंकि देखिए, अगर हमने लेना शुरू कर दिया तो जो हम बातें कर रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन हब बन जाएगा, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की चीजें शुरू हो जाएंगी 1-2 सालों में, वो तो सब कोलैप्स कर जाएगा। तो हमारी सरकार को बियॉन्ड शेयर मार्केट, बियॉन्ड इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी। ये प्रभाव जो कि 2-3 साल बाद दिखाई देंगे, और उनके बारे में अभी से नीतिगत निर्णय लेने पड़ेंगे। तो देखिए, व्यापार, शेयर मार्केट ये अच्छी चीजें हैं। और शेयर मार्केट की जब चूंकि चर्चा हो रही थी, तो उसमें भी मैं एक आशंका जाहिर करना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि शेयर मार्केट का गिरना उनके कुछ मित्रों को फायदा देता है। और उनका इशारा साफ एलन मस्क की तरफ था कि भाई शेयर मार्केट डाउन हो गई, उनके मित्र अब यहाँ थे कि वो नॉर्मल आदमी गिरी हुई शेयर मार्केट में बहुत कम पैसा लगाता है, जो कि नेग्लिजिबल होता है। ये फायदा कमाते हैं वो बड़े उद्योगपति जिनके पास अथाह पैसा है। एलन मस्क जैसे लोग या उनके जैसे लोग अमेरिकन शेयर मार्केट जब गिर जाता है उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं और फिर बाद में उसका मुनाफा कमाते हैं। आप और हम जो 1000-2000 लाख रुपए लगाते हैं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमको इस हिसाब से देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब होता जाएगा। देखिए, हम अमेरिका नहीं है, हमको अमेरिका से अलग हटके सोचना पड़ेगा। आपका विषय बेहद उम्दा है कि जीडीपी पर 0.5 का भी जो घटत या बढ़त होती है उससे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक होलिस्टिक अप्रोच दिखाना पड़ेगा, और उसके साथ ही हमें देश की नीतियां बदलनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय की भी सीमा है, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सबके अपने व्यूज है, लेकिन टैरिफ का कहर है। भारत की अर्थव्यवस्था पर असर की बात हो रही थी। कितना असर? ये असर सिर्फ उसकी जीडीपी में यदि कुछ भी गिरावट होती है, उस स्तर से आप नीचे जाते हैं, 0.5 का भी फर्क यदि पड़ता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ना लाजमी है, ये एक्सपर्ट ने कहा है। अब इस चीज को कैसे बैलेंस करना है, सतर्क रहना है, क्या स्टैंड लिया जा सकता है, कैसे बैलेंस करके चलना है, क्योंकि इस पूरी सिनेरियो के बाद में आईटी सेक्टर बहुत टूटा है, तो उस चीज को भी समझना पड़ेगा। तो स्टैंड कौन लेगा? जिम्मेदारों का ये काम है, सरकार का ये काम है, उनको इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके लिए इंडिया फर्स्ट है। तो इस पॉलिसी को हमें आगे लेकर चलना है और इस चीज को समझना पड़ेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले दो देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।